गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूं। मेरा नाम है दुर्गेश सिंह। मैं यहाँ पे आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए उपलब्ध हुआ हूं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ये क्लास किस लिए चलाई जा रही है, इस क्लास का उद्देश्य क्या है। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जैसे हमारा उद्देश्य है बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना, उसी के साथ साथ उस लेवल को इतना इनहेंस करना, इतना इंक्रीज करना जिससे कि आप लोग आईआईटी, जेईई और मेडिकल की परीक्षाओं को भी क्लासरूम का पढ़ाई करके पास हो सके। तो सबसे पहले तो ये इसका उद्देश्य है इस क्लास का। तो हम लोग पहली बार एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि इस पूरे चैनल पे आपको क्या देखने को मिलेगा। तो इस थ्रू आउट चैनल पे आपको सबसे मेन है फिजिक्स क्लास, वही आपको देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए, भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान क्या है, ये किसे कहते हैं, तो उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। तो भौतिक विज्ञान की इस दुनिया में आपका स्वागत है। तो देखिए, भौतिक जगत बहुत खूबसूरत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लविंग है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि क्या फिजिक्स इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि उसको एंजॉय करते हुए पढ़ा जा सकता है। तो उसका आंसर है यस, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अगर हम ये बात करें कि सबसे पहले फिजिक्स क्या है, क्योंकि स्टार्ट में जैसे आप किसी से कहोगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, किसी ने आपसे पूछा तो आपने कहा पीसीएम ले रखा है साहब इस बार। तो पीसीएम में फिजिक्स कोई पूछे क्या है, किसे कहते हैं फिजिक्स। तो एक साइंटिस्ट हुए रिचर्ड फेनमैन। कौन साइंटिस्ट हुए बेटा रिचर्ड फेनमैन। आपको मैं साइड में नाम लिख देता हूं, रिचर्ड फेनमैन। सबसे सिंपल डेफिनेशन रिचर्ड फेनमैन ने बताई भौतिक विज्ञान की कि प्रकृति का अध्ययन ही भौतिकी है। स्टडी ऑफ नेचर इज फिजिक्स। क्या कहा बेटा, स्टडी ऑफ नेचर इज फिजिक्स, मतलब आप प्रकृति का जो अध्ययन करते हैं वही भौतिकी है। तो आप अपने चारों तरफ जो होने वाली घटनाएं हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं, वही फिजिक्स है। तो इसके लिए ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें कैसे सोचना शुरू किया, उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि फिजिक्स क्या है, कैसे इसको सोचना शुरू किया गया। तो सबसे मेन बात है कि अपने चारों तरफ जो भी चीजें हो रही हैं, तो स्टार्ट में तो साइंटिस्ट हुए नहीं होंगे, वो क्या होते थे, थिंकर होते थे, विचारक होते थे। और उनको लेटर ऑन थोड़ा सा और साइंस आगे बढ़ा, थोड़ा सा दुनिया और आगे बढ़ी, तो उन्हीं को फिलोसफर, दार्शनिक कहने लगे। तो उसके पश्चात जब दार्शनिक ने बहुत सारे नियम दिए, तब जाके उसी को हम लोग ब्रांच वाइज पढ़ने लगे। तो एक साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। साइंस की बहुत सारी ब्रांच है, उसमें से एक ब्रांच है भौतिक विज्ञान, भौतिकी। तो एक्चुअल में ये स्टार्ट कैसे होता होगा, तो सोचो जैसे तुम्हारे दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए कि आप कोई थ्रिलर मूवी देखते हैं, सस्पेंस वाली मूवी देखते हैं। तो जब आप मूवी देखना स्टार्ट करते हैं बेटा, तो कैसे सोचते हैं, स्टार्ट में ही आपको पता चल जाता अच्छा ये विलन है, ये गड़बड़ करेगा इसमें। थोड़ी देर बाद पता चलता अरे यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये तो पर्दे के बाहर बड़ा खराब आदमी है, दुनिया के सामने तो ये बड़ा खराब आदमी है, चोरी करता है, डकैती करता है, यहां लूट वहां पाट, और पीछे से तो क्या हुआ, वो गरीबों में वो सामान बांट देता है। तो आपने पहले क्या उस व्यक्ति के लिए परसेप्शन बनाया, विचार बनाया कि ये बहुत खराब आदमी है। बाद में पता चला नहीं ये खराब आदमी नहीं है। अच्छा, ये एग्जाम्पल रिचर्ड फेनमैन का ही जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये एग्जाम्पल रिचर्ड फेनमैन का ही है। अभी मैं बता दूंगा उन्होंने किस फॉर्म में बात की है, अभी मैं बता रहा हूं किस फॉर्म में। तो आप सोचिए उस आदमी के बारे में जो आपका मूवी के स्टार्ट में परसेप्शन था, थोड़ी देर बाद परसेप्शन बदल गया बेटा। तो जब शुरुआत में आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचा, उसके बारे में जो विचार किया, तो उसको मान लीजिए कि आप ऐसे सोचिए कि अगर आपको एक नोट बनाने को कह दिया जाए कि इस मूवी को देख देख के आप अपने विचार लिखते चले जाइए, तो आपने अपना विचार लिखा कि ये आदमी बहुत बेकार है। थोड़ी देर बाद उसी आदमी के बारे में क्या लिखा कि नहीं इसमें थोड़ा सा सुधार है,
ये आदमी बेकार नहीं है, अच्छा भी है। तो आपने क्या किया, पहले ही आपका एक लॉ आया था कि आदमी बेकार है, फिर आपने ही उसी लॉ में, आपका मतलब है कोई दूसरा भी उस लॉ में सुधार कर सकता है कि नहीं ये आदमी बेकार नहीं है, ये बेहतर है। फिर आपने मूवी को आगे और प्रोसीड किया तो पता चला उसका कुछ बहुत गलत लोगों के साथ संबंध है, जैसे कि जो लोग मर्डर कर देते हैं, जो लोग एक दूसरे को मार देते हैं। तो आपने फिर और कंक्लूजन में थोड़ा सुधार किया कि नहीं, शुरुआत में आपने क्या कंक्लूजन निकाला, गलत था, फिर आपने सही बता दिया कि उसी को सही, फिर आपने बता दिया उसी में और सुधार क्या करने लग गए कि आदमी सही भी है लेकिन वो उसके साथ वाले सही नहीं है, इसलिए आदमी सही नहीं है। आदमी सही है क्योंकि वो जो कमाई करता है उसको वो गरीबों में बांट देता है, लेकिन जो उसके पीछे उसके जो बड़े लोग हैं, गैंग जो चला रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि मर्डर करवा देते हैं। तो भाई ये तो गलत है ना, तो वो आदमी कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भी गलत है। तो आपका परसेप्शन इतने ही देर में कई बार चेंज हो गया। ऐसे ही इस दुनिया में होता है बेटा। सबसे पहले इस दुनिया में हमने एनालिसिस किया कि देखो इस दुनिया में भैया ये हो रहा है, तो आपने उसे एक नियम बना दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा लोग आए, उसमें और सुधार किया, नहीं नहीं ये नियम सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा और सुधार कर दिया जाए, फिर थोड़ा और बढ़ा। तो उसके बाद हमने देखा कि नहीं नहीं अभी ये नियम और सुधार करने की जरूरत है, तो ये नियम नया नियम बनेगा और ये नियम कहलाएगा। तो आप देखिए एक ही व्यक्ति के बारे में इतना परसेप्शन है। ऐसे ही ये दुनिया है बेटा, स्टार्ट से ही लोग इसके बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ चीजें वो क्या रही हैं, और उसी का एनालिसिस करके वो लोग लिख रहे हैं। फिर पता चलता है नहीं नहीं अभी तो हमने पूरा पार्ट इसका देखा ही नहीं, तो उसमें ये सुधार करा, तो फिर पता चला कि नहीं इस नियम में संशोधन किया। जैसे अगर आपने गलती से सुना हो तो 9th क्लास में आपने सुना होगा कि न्यूटन ने ध्वनि का वेग ज्ञात किया, फिर लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने उसे सुधारा, संशोधित किया। इसको हम यहां भी पढ़ेंगे अपने तरंग वाले चैप्टर में, लेकिन लाप्लास का संशोधन आया। तो न्यूटन ने जो नियम दिया वो कहीं ना कहीं गलत हुआ ना बेटा। गलत का मतलब आंशिक रूप से गलत ही है, लेकिन उसमें संशोधन किसने दिया, लाप्लास ने। तो इसका मतलब है न्यूटन पहली बार में पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाया इस दुनिया को, तो लाप्लास ने उसे संशोधित किया। अब बाई चांस लाप्लास का नियम तो करेक्ट आ गया, लेकिन साइंस कुछ और आगे बढ़े तो उसमें कुछ और चीजें आए तो पता चले नहीं ये भी चेंज हो सकता है। तो ऐसे करके दुनिया में धीरे धीरे रूल बनने लगे, लॉज बनने लगे, नियम बनने लगे, विचार आने लगे। तो ऐसे करके ये धीरे 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 सब्जेक्ट डेवलप हुआ बेटा। तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रक एवं मापन चैप्टर। पहला चैप्टर है भौतिक जगत बेटा। तो भौतिक जगत एक्चुअल में थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें ज्यादातर थ्योरी वाला पोर्शन है कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या किया, कैसे किया। तो वो वाला पोर्शन आप स्वयं से स्टडी करें। उसके बाद वाला पोर्शन, उसमें भी हम अभी उसका भी 1-2 लेक्चर बनाएंगे वीडियो, लेकिन अभी स्टार्ट में हम लोग उससे रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 2-4 लेक्चर, 5 लेक्चर मैं खाली आपको स्टोरी ही सुनाता रहूं तो आपको लगेगा ये तो हिस्ट्री का टीचर है भाई, इसे तो फिजिक्स ही नहीं आती, ये क्या मुझे सिखा रहा है कि एक वैज्ञानिक हुए ये, उन्होंने ये किया, फिर दूसरे वैज्ञानिक हुए ये, उन्होंने ये किया। अरे भाई फिजिक्स तो सिखाओ। तो अभी हम आप लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस हुए हैं बेटा, तो हम ये सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं कि आप फिजिक्स मेरे से सीखिए, फिर देखिए आपको कैसी फीलिंग आ रही है। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे। ओके, तो भौतिक जगत एवं मापन में हम लोग उसका सेकंड पोर्शन मात्रक एवं मापन पढ़ रहे हैं। और मात्रक एवं मापन में भी 2 पोर्शन है, एक तो त्रुटि है और दूसरा है विमीय विश्लेषण। तो हम लोग पहले विमीय विश्लेषण पढ़ेंगे, फिर त्रुटि अगर हो सकेगा तो कुछ इंस्ट्रूमेंट की सहायता से पढ़ेंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं हो पाया, मुश्किल ही है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ तो हम लोग ओरल ही क्लास में समझ समझ के पढ़ेंगे। तो मात्रक एवं मापन में आप सोचिए इसकी शुरुआत क्यों हुई होगी। तो इसकी शुरुआत इसलिए हुई होगी बेटा, देखो जैसे मान लो कि अभी हम तुमसे कहें कि 2 चीजें हैं, मान लो ये और ये, इनमें क्या डिफरेंस है, तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है। मतलब आपको ये बोलना पड़ेगा कि इसके लिए आपको ये बोलना पड़ेगा
कि मतलब जैसे इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आप ये कह दिए एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन अभी इसी में छोटा और बड़ा ऐसे भी तो किया जा सकता है बेटा, कि मान लेते हैं ये दोनों देखिए, ये भी एक दूसरे से, ये वाला जो ब्लू पेन है ये थोड़ा सा बड़ा है मार्कर से, तो इसमें भी छोटा बड़ा है। तो अब ये कैसे क्लियर करोगे कि कौन कितना छोटा है कौन कितना बड़ा है? तो इसके लिए किसी ना किसी मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे पुराने जमाने में आपके जो बाबा साहब होंगे उन लोगों से पूछिएगा, वो लोग धोती पहनते थे तो धोती का मापन ऐसे करते थे, 5 हाथ की धोती ले आना भैया। तो मान लो कि उन्होंने कहा 5 हाथ की धोती ले आना। मेरा फ्रेंड जा रहा था मार्केट, बच्चा सा, उसको मैंने, उसकी हाइट बहुत छोटी सी थी, मैंने उससे कहा भैया 5 हाथ की धोती ले आना। तो उसका हाथ तो इतना सा छोटा होगा क्योंकि वो बावना सा है, उसकी हाइट कम है, तो वो 5 हाथ की कितनी कितनी छोटी, इतनी धोती ले आएगा। तो वो तो टॉवेल भी नहीं हुई ना बेटा, वो धोती लाने गया था। तो अब इसका कुछ एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए ना कि कितनी बड़ी कितनी छोटी। मान लीजिए कि हम लोग, जैसे मान लो हम किसी के यहां से उधार लाए कि चलो हम तुम्हारे यहां से आटा ले आते हैं कल दे देंगे, तो उन्होंने कहा कैसे ले जाओगे? तो हमने कहा कि चलो उजली से नाप लेते हैं भैया, ऐसे ऐसे हमने 5 बार नापा। फिर जब देना हुआ तो हमने अपने घर के छोटे बच्चे को भेज दिया, आज जब 5 बार नाप के दे आना। अब भाई यहां फॉल्ट हो रही है ना, तो कुछ एग्जैक्ट अगर मेजरमेंट होता तो हम लोग ये फिक्स कर पाते कि हाँ इसका मेजरमेंट इतना होगा, इसका मान इतना होगा। तो भाई कौन किससे कितना छोटा है कौन कितना बड़ा है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर इसको मैं हाथ पे रखूं ऐसे, तो ये कितना दबा रहा है, और अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं हाथ पे रखूं तो ये कितना दबा रहा है। दोनों में डिफरेंस है ना बेटा, दोनों समान दबाव से थोड़ी दबा रहे हैं, दोनों कुछ ना कुछ अलग दबाव से दबा रहे हैं। तो इसका भी हमें कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो अगर लेंथ में डिफरेंस हुआ तो लंबाई में डिफरेंस हुआ, तो इसका मतलब हमें लंबाई का मेजरमेंट चाहिए। फिर ऐसे ये दबाने का मेजरमेंट, ये कुछ अलग ताकत से दबा रहा है, और जब इसको हाथ पे रख रहे हैं तो ये अलग ताकत से दबा रहा है। इसका मतलब इसका भी मापन होना चाहिए कि कौन कितने ताकत से दबा रहा है, मतलब इसके वजन का भी मापन होना चाहिए। ठीक है। अभी मैं आपसे कहूं कि हमको एक लोग 12 बजे मिले थे, तो स्टोरी हमने बताई कि 12 बजे मिले थे या 2 दिन पहले मिले थे, 3 दिन पहले मिले थे, तो आपको ये इंटरेस्ट जनरेट होगा कि कितने बजे मिले थे, उस टाइम क्या हो रहा था। तो एक मेजरमेंट और हमको चाहिए होगा, कुछ टाइम का मेजरमेंट बेटा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से चीजों को शुरू किया गया। कैसे? स्टार्ट में सोचना शुरू किया गया कि इसका हम ये कर दे वो कर दे। तो शुरुआत में क्या हुआ कि मान लो लकड़ी के पैमाने बना लिए, तो लकड़ी का पैमाना बनाया कि इतना बड़ा अगर लकड़ी का टुकड़ा ले लिए तो उसको हम लोग लंबाई में मीटर कहेंगे। तो पता चला तुम यहां से किसी बरसात वाले क्षेत्र में इस लकड़ी को लेके गए, फूल गई, बड़ी हो गई। अब ये गड़बड़ हो गया ना, अब वहां पे मेजरमेंट तो दूसरा आएगा भाई। ये लकड़ी की लंबाई जब ये फूलेगी तो बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब इससे भी काम नहीं चलने वाला था। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लेना शुरू किया, और मान लेते हैं कि हमारे देश में जो मापन था वो पूरी दुनिया में मापन होना चाहिए। इसलिए हमने एक जेनेवा में इंटरनेशनल मीटिंग करी बेटा। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट वहां एकत्रित हुए, उन लोगों ने एक मीटिंग करी और उसमें एक हर चीज का एक निर्धारण किया गया। जैसे मान लीजिए कि लंबाई का एक टुकड़ा लिया गया, प्लेटिनम इरिडियम का टुकड़ा, उसको उन्होंने कहा कि ये 1 मीटर लंबा है। तो वो मेजरमेंट पूरी दुनिया में वैलिड है, सब लोग उसी लंबाई को 1 मीटर कहने लग गए। ऐसे ही एक वजन, एक टुकड़ा लिया गया धातु का, तो उसको उन्होंने कहा इसका वजन 1 किलोग्राम है। इसका वजन कितना है? इसका द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम में मान लीजिए कि कोई सामान हम इतना सा ले आए, अब वो 1 किलोग्राम के कितना गुना है, 1 किलोग्राम के कितना गुना है, तो उसको हमने कह दिया कि मान लो वो 10 गुना है, तो उसी को वस्तु को हमने क्या कह दिया? 10 किलोग्राम। तो इस तरह से वजन का भी मापन शुरू हो गया। फिर हम परसों मिले थे, दरसों मिले थे, ऐसे हमने कह दिया कि 3 दिन पहले मिले थे। तो इसका भी मेजरमेंट होने के लिए एक आइडियल पैमाना बनाया गया कि अर्थ एक राउंड अपना, जैसे अर्थ 2 टाइप से घूमती है। एक तो ऐसे ऐसे घूमती है बेटा, इसके कारण मौसम में चेंज आता है। एक अपने ओरिजिन के अबाउट ऐसे ऐसे घूर्णन कर रही होती है, तो उस घूर्णन के कारण
दिन और रात होते हैं। तो जब एक घूर्णन पूरा हो जाए तो उसी को लोगों ने क्या कहा कि आज से इसी को हम एक दिन कहेंगे और ये दिन होगा 24 घंटे का। फिर उसके 24 टुकड़े किए, 24 टुकड़े करने के बाद उसके भी 60 टुकड़े किए। तो इस तरह से 60 टुकड़े किए तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट के भी 60 टुकड़े किए तो उसको सेकंड में कन्वर्ट किया। इससे और बहुत छोटी राशियां हैं लेकिन उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से समय का मापन शुरू हो गया। तो इस ऐसे करके साइंस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, मात्रक एवं मापन में भौतिक राशियां किसे कहते हैं बेटा। फिर से सोचिए, इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे मान लीजिए ये भौतिक राशि है, तो वे भौतिक राशियां जिसका मापन किया जा सके, वे भौतिक राशियां जिसका मापन किया जा सके, वे राशियां, भौतिक राशियां अगर कहो तो भौतिक राशियां ही कह दिए तो परिभाषा कैसे? तो वे राशियां, मान लीजिए कोई राशि है, तो वे राशियां जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनका मापन किया जा सके, मतलब मापा जा सके कि ये लंबाई कितनी है या इसका वजन कितना है या ये कितने दूर गया, कितना कम दूर गया, इनका मापन किया जा सके, उसी को क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो ये भौतिक राशियां फिर से दो टाइप की होती है मेनली। एक तो मूल राशियां और दूसरा पूरक राशियां। पहले प्रारंभ में मूल राशियां ही बनी बेटा, लेकिन मूल राशियां जब बना दी गई तो ये सोचा गया कि यार कुछ चीजें अभी कम पड़ रही हैं, मतलब कुछ चीजें अभी डिफाइन नहीं हो पाई, तो उसको अलग से हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोल दिया। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, मेन क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एक्चुअल में बाद में आया। ये सिर्फ दो ही टाइप का होता है, कोण और घन कोण, कोण और घन कोण। तो ये मूल राशियां, तो मूल राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां, जैसे मान लीजिए कि हर चीज का एक छोटा से छोटा मान होना चाहिए ना बेटा। मान लीजिए लंबाई है, तो लंबाई अब ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। क्षेत्रफल बनाओगे तो दो बार लंबाई लोगे, एक लंबाई को चौड़ाई बोल दोगे, एक लंबाई को लंबाई। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करोगे तो क्षेत्रफल बन जाएगा, मतलब इसी लंबाई का दो बार यूज हुआ है। लेकिन जो सबसे छोटी राशि है वो क्या है? लंबाई। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लीजिए किलोग्राम, एक वस्तु है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये सबसे छोटी राशि। अब ये कहोगे कि मात्रक भी बहुत टाइप के हमने सुने सर, ग्राम भी सुना है, मिलीग्राम भी सुना है। तो ये मात्रक जो सबसे मेन मात्रक है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये कौन से हैं? 7। होने को तो बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं किसी भी राशि के, लेकिन जो सबसे मुख्य मात्रक है एसआई पद्धति में उन्हीं की हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि पद्धतियां अलग होंगी, मात्रक छोटे बड़े हो सकते हैं, तो सबको पहले हम एक यूनिट में पढ़ना चाहते हैं, एसआई यूनिट में, तो उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो मूल राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती तथा जिनका स्वयं में अस्तित्व होता है। वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती तथा जिनका स्वयं में अस्तित्व होता है। जैसे मान लीजिए लंबाई है, तो लंबाई का स्वयं में अस्तित्व है। अब आयतन बना दिए तो लंबाई को 3 बार यूज किए। एक बार लंबाई को लंबाई के कहते हो, फिर ये भी एक लंबाई है, ये भी एक लंबाई है। तो यहां लंबाई, इस लंबाई का नाम चौड़ाई रख दिया, इस लंबाई का नाम ऊंचाई रख दिया। तो लंबाई 3 बार यूज हुई है, लेकिन लंबाई का जो ये न्यूनतम मान है उसको हम लंबाई कह रहे हैं। जो इसमें सबसे छोटा, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता, जिसका स्वयं में अस्तित्व होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मूल राशियां। तो ये कितने प्रकार की होती है बेटा मूल राशियां? 7 प्रकार की, अभी उसकी चर्चा की जाएगी। फिर अगला बात आता है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां कौन सी राशियां होती हैं? जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती है, व्युत्पन्न। ठीक, तो जो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जा सकती हैं, कौन सी राशियां कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। जैसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को 2 बार, एक बार लंबाई से गुणा कर दो, फिर दूसरी बार फिर से लंबाई से गुणा कर दो। इस लंबाई का नाम क्या रख दिया हमने? चौड़ाई। तो ये क्या बन गया? क्षेत्रफल। तो ये
लंबाई का 2 बार यूज करके आया है क्षेत्रफल, तो ये मूल राशि की सहायता से ही तो उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, व्युत्पन्न राशियां। तो जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये द्रव्यमान से मिलकर बना है, और त्वरण किससे मिलकर बना है बेटा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग और समय से मिलकर बना है। वेग किससे मिलकर बना है बेटा, तो वेग बना है विस्थापन बटे समय से। विस्थापन बटे समय से मतलब विस्थापन से और समय से मिलकर वेग बना है। विस्थापन और समय से मिलकर क्या बना है बेटा, वेग बना है। तो वेग भी कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। बल भी कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो इस तरह से इन राशियों को आप कह सकते हैं कि कौन सी राशि भौतिक मूल राशि है और कौन सी राशि व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशियां मतलब किसे कहते हैं, मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाने वाली राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उसके बाद आता है मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये तो इसका छोटा डेफिनेशन हो गया। कौन सा डेफिनेशन बेटा, मूल राशियों के मात्रक। ये मूल राशियां जो है इन्हीं के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन और भी लिखी है कि मूल राशियों को उनके गुणों के आधार पर, मूल राशियों को उनके गुणों के आधार पर व्यक्त करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग होता है उसी को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को उनके गुणों के आधार पर व्यक्त करने के लिए जिस राशि का उपयोग किया जाता है उसी को मूल मात्रक कहते हैं बेटा। तो ये मूल मात्रक हो गया। जैसे लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो ये उसका मात्रक है। आप कहोगे कि लंबाई का मात्रक किलोमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। तो वो किस वस्तु का मापन करने जा रहे हो उसके आधार पर। जैसे सोना, अब सोना सोना खरीदने मार्केट में जा रहे हो तो ये थोड़ी कहोगे कि जाओ 0.0002 ग्राम खरीद लाओ या किलोग्राम खरीद लाओ, ऐसे थोड़ी कहोगे। तो उसके लिए हम लोग मिलीग्राम यूज करते हैं। अब गेहूं खरीदने गए मान लीजिए मार्केट से, तो उसको क्विंटल के भाव में खरीदेंगे, 1 क्विंटल में 100 किलो। अब चीनी खरीदने जा रहे हो तो किलो के रेट में, किलो के वजन में खरीदोगे। तो ऐसे अलग अलग वस्तुओं को खरीदने के लिए आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप ही अलग अलग राशियों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये मात्रक बहुत सारे टाइप से हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एसआई पद्धति के मात्रक ही स्टडी कर रहे हैं बेटा। तो इनको एक बार वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इन परिभाषाओं को, जिससे कि हम लोग इसके आगे का डिस्कशन बढ़ा सकें। एक बार इसे वीडियो पॉज करो बेटा, नोट करो और कोशिश करो कि संग के संग आप इसे पढ़ते चले, याद करते हुए चले, जिससे कि आपको आगे कोई समस्या ना हो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विमा। क्या पढ़ने का, विमा। तो पढ़ो, बोलो इसको। मूल राशियों पर चढ़ाई जाने वाली घातों को विमा कहते हैं। बोलो, मूल राशियों पर चढ़ाई जाने वाली घातों को विमा कहते हैं। फिर से बोलिएगा जल्दी। मूल राशियों पर चढ़ाई जाने वाली घातों को विमा कहते हैं। अब इसमें विमा में और बोल सकते हैं कि इसके द्वारा मात्रकों की सामान्य स्थिति का पता चलता है। इसके द्वारा मात्रकों की सामान्य स्थिति का पता चलता है। मूल राशियों पर चढ़ाई जाने वाली घातों को इसके द्वारा मात्रकों की सामान्य स्थिति का पता चलता है। जैसे ये मतलब ये दूसरी वाली लाइन थोड़ी कम समझ में आई होगी। जैसे कहने का मतलब है वेग। तो वेग बराबर होता है फॉर्मूला विस्थापन बटे समय। अभी आपको हम बता देंगे विस्थापन को की विमा होती है L और समय की विमा होती है T। इसे बिग ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है बेटा। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। एक बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट,
इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कर्ली ब्रैकेट। और इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। तो ये 3 टाइप का ब्रैकेट होता है, तो इसमें बिग ब्रैकेट ही लगाएंगे। अगर आपने स्मॉल लगा दिया या फिर कर्ली लगा दिया तो ये सही नहीं माना जाएगा। तो अब इसका मतलब है वेग लंबाई के तो समानुपाती है और वेग समय के व्युत्क्रमानुपाती है। वेग लंबाई के समानुपाती है और समय के व्युत्क्रमानुपाती है। लंबाई के बेटा क्या है? समानुपाती है और वेग समय के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये मात्रकों की सामान्य स्थिति, जैसे समय की कौन सी स्थिति है? व्युत्क्रमानुपाती है, तो सामान्य स्थिति का पता चलता है। और ये विस्थापन के समानुपाती है, तो इसकी स्थिति का पता चलता है कि वेग किस प्रकार कौन सी राशि पर निर्भर करता है। जैसे वेग का अगर हम कहें तो विमा हो गया LT-1। अगर t को ऊपर ले जाएंगे तो t की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो t की घात -1 हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि वेग की विमा बताइए और आपने डायरेक्ट बोल दिया LT-1 तो सही नहीं है। ऐसे बोलेंगे क्योंकि वेग क्या है? मूल राशियों पर चढ़ाई जाने वाली घातों को विमा कहते हैं। तो वेग है L की घात 1, मतलब L पे डिपेंड करता है और T के -1 पे, लंबाई के एक घात पर डिपेंड करता है और समय के -1 घात पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से इसको आप बोलेंगे। खैर, अब ये हो गया विमा। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे तो पद्धतियां पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं बेटा? पद्धतियां। तो आगे बढ़ते हैं। इतने स्पेस में ही पढ़ना है। तो पद्धतियां, एक पुरानी पद्धति और दूसरी नई पद्धति। पुरानी पद्धति बेटा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। MKS पद्धति, दूसरा CGS पद्धति और तीसरा FPS पद्धति। MKS का फुल फॉर्म क्या? देखो बेटा, मीटर किलोग्राम सेकंड। MKS का फुल फॉर्म क्या बेटा? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। CGS का सेंटीमीटर, C का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। FPS फुट पाउंड सेकंड पद्धति। FPS कौन सी पद्धति है बेटा? फुट पाउंड सेकंड पद्धति। और ये नई पद्धति में होता है SI पद्धति। SI पद्धति MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप है। SI पद्धति MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप है। SI का फुल फॉर्म क्या होता है? सब इंस्पेक्टर नहीं होता बेटा। नहीं, कुछ लोग कहेंगे सब इंस्पेक्टर, हम तो जान गए SI का। तो सब इंस्पेक्टर नहीं होता, क्या होगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। अगर सही से इसको बोले SI पद्धति को तो शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। तो ये पद्धतियां नोट कर लीजिए, ये दोनों कौन किस किस टाइप की होती हैं बेटा। तो इसके बाद हम लोग आगे यहां तक पढ़ते हैं। फिर उसके बाद SI पद्धति के लिए हमने बता दिया है कि ये MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप है। तो MKS पद्धति जो पहले था मीटर किलोग्राम सेकंड, और उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया क्योंकि सिर्फ इतने से काम चल नहीं पा रहा था। ताप चाहिए था, वैद्युत धारा का भी खोज हो गया, ये भी चाहिए था। तो ऐसे करके और राशियां धीरे 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 जैसे जैसे बढ़ती गई तो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, विस्तृत कर दिया, और इसी का नाम क्या रख दिया? SI पद्धति। तो ये 7 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। तो उनका नाम क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। बोलो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसको याद कर लेना बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप,
वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। कौन कौन सा है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सातों मूल राशियां हैं। तो यहां तक आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।